हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं मैराथन की 8वीं क्लास लेकर, जिसमें हम हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी कि कब से कब तक थी, 1750 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक कहां थी, कौन कौन से जगहों में फैली हुई थी, क्या क्या कहां से मिला था। आशा करता हूं कि वो सब चीज आपको समझ में आई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता से। पहले मैं कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़े हुए हैं बहुत पुराने से, उनसे एक बार करा देता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि कितना समझ में आता है। उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो लोग मतलब इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग थोड़ा समझदारी से और कहें तो थोड़ा सीरियस बैठना, कॉपी पेन लेकर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें लिखते रहना, क्योंकि इनके पीडीएफ वगैरह में नहीं दूंगा। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता ये हर एक किताब में मौजूद है। आप चाहोगे तो किताब में आपको चाहे ल्यूसेंट हो, चाहे आपके पास कोई और बुक, किसी ना किसी बुक में से आपको मिल जाएगा। सभी को नमस्कार, राम राम, सलाम। ये बताओ कि आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है, क्योंकि इधर से कुछ पता नहीं चल रहा। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है? बफरिंग हो रही है, वो हो सकता है किसी और कारण से हो रही हो। आप आवाज वगैरह का बताओ, आवाज वगैरह बिल्कुल ठीक आ रही है? बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हो? ये भी तो यूपी के जीके और आरआरबी के लिए ही है। सोचो कहां क्यों नहीं होगी क्लास। जैसे ये हिस्ट्री वगैरह खत्म हो, आप सारी यूपी जीके कल जितना यूपी जीके कराया है उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। कहीं आप सोच रहे हो उससे ज्यादा नहीं आपसे पूछता है। यूपी के एग्जाम में यूपीएसआई का पेपर जो हुआ था पिछले साल, उसमें उठा के देखो, उसमें भी यूपी जीके था, सेम सिलेबस था, कुछ भी नहीं था इतना खास। एक दो इंफॉर्मेशन थी रुकी हुई। तो ये जो आपको जनसंख्या से जुड़ी हुई जानकारी या कौन सा पक्षी विहार या ये सब जो जुड़ी हुई जानकारी है 80% आपको दे दी गई है, आपके पढ़ने का मकसद है। दूसरी बात, मैं और भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो उससे मेन सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री। भाई हमने पॉलिटी कर ली, ज्योग्राफी कर ली, कुछ हमने यूपी जीके कर लिया, बाकी आपने मैथ और रीजनिंग भी कर ली है। तो अभी हम जो हिस्ट्री और जो मेन एक दो टॉपिक रह गए, मतलब कुछ दिन में उन्हें कर लेते हैं, 5-10 दिन में। दोबारा जरूरत पड़ेगी फिर से यूपी जीके कर लेंगे, फिर से रिवीजन में कर लेंगे। तो आप लोग पहले हाथ पैर क्यों फेंक रहे हो, मतलब क्यों परेशान हो रहे हो? तो एक बार वो कर लीजिए। अभी मेरी आवाज आपको पता चल गई ना, मैंने उत्तर प्रदेश जीके की खत्म कहां की है, कितनी सारी तो क्लास मैंने उसकी ली है, और भी आगे भी लूंगा। मैं मना कर रहा हूं क्या, मैं कहीं जा रहा हूं क्या? 11 बजे आप लोगों के लिए तो किया है कि 11 से चलो आगे तक जितना टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, जल्दी से हिस्ट्री खत्म करवा दो तो उसके आगे आगे बढ़ते हैं। और ये यूपी पुलिस, आरआरबी और जितनी भी सिविल के मतलब एग्जाम होते हैं उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, उतना डीपली आप लोगों से नहीं पूछता। आप चाहे पेपर खोल के देख लो पुराने कितने भी या कुछ भी। मेरी बात समझ में आ रही है यूपी आरआरबी वालों? पहले बताओ तो सही, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा तुम्हें समझ में आ रही है नहीं। फिर जब मैं ज्यादा कराता हूं, मैं बताऊं ना, जब मैं ज्यादा कराता हूं, मैं तुम्हें मिट्टी कराऊं, मिट्टी तो मैंने और भी कराई है, ज्योग्राफी में भी, मैं तुम्हें उसके बारे में और ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन दूं तो पता मुझे क्या कहते हो? पीसीएस बनाओगे, हमें डीआईजी बनाओगे। तो भाई मैं बोला चलो भैया मत बनो डीआईजी पीसीएस, तो जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने दी है, और भी दूंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं तो सही, कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं। तो हम परेशान मत होना बाबू जरा भी। वो क्लास सीएपीएफ के लिए 9 बजे, वो तो मैंने उस दिन ले ली थी जबरदस्ती, तो वो क्लास सीएपीएफ के लिए है। कल स्ट्रेटेजी आएगी हर हाल में सीएपीएफ की, चाहे कुछ हो जाए, और मंडे या देखते हैं कैसे बनती है बात फिर सीएपीएफ की क्लासेस की। ठीक है, तो मैं लगाता हूं, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले कर लेते हैं इसको वैदिक और उसको, फिर वैदिक काल के जुड़े हुए क्वेश्चन, फिर उसके बाद में बुद्ध और जैन धर्म, फिर बुद्ध और जैन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है, और तब तक परेशान मत होइएगा जरा भी, अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा जितने लोग सीरियसली देखने आए हैं, और बाकी एक दूसरे से परेशान मत होना, क्योंकि जो देखने नहीं आया ना बच्चा उसका क्या कर सकते हैं।
जो सिर्फ मस्ती करने आया है तो हम उससे ज़्यादा दिमाग नहीं मारेंगे। ठीक है, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो, बस एक सेकंड में मैं इसको लगा देता हूँ। ओनली 1 सेकंड हुआ। ठीक है, और परेशान मत होना, बस ज़रा भी देखो कितने आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड तुम लोगों को बहुत बेहतरीन मिलेगा। और परेशान हो गए तो कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सिर में होगा तुम्हारे में दर्द, मुझे तो 4 बात बोला करोगे और होना उसका कुछ भी नहीं है, तुम भी जानते हो। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, बढ़िया से करेंगे, खुश होकर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है किसी की। हम अच्छा काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा, ऐसे एक साथ परेशान मत हुआ कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आ जाती है वैदिक संस्कृति से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। आपको पता है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व आर्यन भारत में आए और उनके आने से जो सभ्यता या जो कल्चर शुरू हुई, मतलब जो उनके तौर तरीके थे, उनका रहन सहन था, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कौन से जानवर पालते थे, क्या खाना खाते थे, कैसे उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, कैसी उनकी पॉलिटिकल व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट हमने जब इस तरह की एक बहुत, जिसमें खान पान से, रहन सहन से, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था सब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उसे किसका नाम दे देते हैं, संस्कृति। कि उसकी एक अलग पहचान होती है, वो जो है उस काल की या उस समय की एक अलग पहचान होती है। और ये जो अलग पहचान होती है इसे हम क्या नाम देते हैं, संस्कृति। तो कभी सोचते हैं ना कि व्हाट इज कल्चर, तो कल्चर क्या है कि सबसे यूनिक कोई अलग चीज, जिसमें रहन सहन से लेके, राजनीति से लेके, सामाजिक चीजों से लेके, आर्थिक, इकोनॉमिक, सारा का सारा चीजें, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब आर्यन लोग आए तो उनके आने से जो संस्कृति की शुरुआत हुई उसे आप आर्यन कल्चर, वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं, आर्यन कल्चर भी कह सकते हैं, आर्य संस्कृति भी कह सकते हैं। वैदिक कल्चर आप क्यों कहोगे, क्योंकि कुछ वेद हैं जिनकी संख्या 4 है, उनकी रचना उस काल में हुई थी। तो जब वेदों की रचना हुई है और हमें उनके बारे में जानकारी किससे मिली है, उन्हीं वेदों को पढ़कर हमें उस काल के बारे में जानकारी मिली है, तो हमने उसको क्या कह दिया, वैदिक संस्कृति। तो क्या हुआ कि जब सिंधु सभ्यता धीरे धीरे, मैंने क्या कहा, 1750 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता अपने शबाब पर थी, अपनी चरम सीमा पर थी, जेनिथ पर थी, बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। फिर अलग अलग वैज्ञानिक या अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकारों ने, किसी ने कहा भूकंप आने की वजह से, किसी ने कहा सूखा पड़ने की वजह से, किसी ने कहा बाढ़ आने की वजह से, किसी ने कहा कि पर्यावरण में बदलाव आया, जिससे जहां पहले नदियां बहती थी वहां पे सूखा पड़ने लगा और इस कारण सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। किसी ने कहा कि अभी सिंधु सभ्यता के पतन के कारण महामारी थी। क्या थी, महामारी, कोई बड़ी बीमारी एक साथ आई और पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन। लेकिन अभी जो शोध चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, उसके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन पूरी तरीके से नहीं हुआ था, धीरे धीरे उसका पतन प्रारंभ हुआ था। और पतन का मतलब क्या है कि जो नगरीय सभ्यता थी वो तो एक शहरी सभ्यता थी ना, सिटी कल्चर, वहां से धीरे धीरे विलेज की तरफ, या जो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण कल्चर थी, उसकी तरफ आवागमन होना शुरू हो गया था। और इसका मुख्य कारण बने आर्यन। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं या ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इसके मुख्य 2 काल हैं। इसके मुख्य कितने काल हैं, 2 काल हैं। एक ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक मतलब पहला तो हो गया प्री वैदिक, एक हो गया उत्तर वैदिक, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो सबसे पहले बात आती है आर्यजन कौन होते थे। आर्यजन कौन होते थे, तो भारत में जो आर्यों की जानकारी है वो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य मतलब कुलीन या श्रेष्ठ, मतलब किसी उच्च कुल में जन्मा या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, आर्य। तो आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। वस्तुतः जो किसी सांस्कृतिक समुदाय का प्रतीक बताता था, मतलब जो श्रेष्ठ जनों के समुदाय का प्रतीक था।
आर्यों की भाषा संस्कृत थी और ये कहां से आए थे इसके बारे में, मूल निवास के बारे में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर मध्य एशिया वाली जो थ्योरी है वो काफी हद तक मानी जाती है। तो इनको लिख लेना बेटा। आर्यों के मूल निवास स्थल हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल से लोग आए हैं, आर्कटिक पोल से। समझ में आ रही है ना आपको? आपको समझ रही है ना बेटा? क्लियर शो हो रहा है बेटा? थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। हैं? क्लियर ही तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चा। ये जो क्लास है मैं आरआरबी और थोड़ा सा रेलवे यूपी पुलिस के लिए ध्यान दे रहा हूं बच्चा। मैं इंग्लिश में भी दोबारा करा दूंगा, मैं राजी हूं इंग्लिश में कराने के लिए, बट अभी मैं थोड़ा सा मजबूर हूं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इनकी लैंग्वेज हिंदी है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग परेशान हों। अभी इनका कर लेने दो, फिर मैं सबका करा दूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा है कि वो लोग कहां से आए थे? आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव से। विलियम जोन्स शुरुआत से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से जुड़े हुए थे, ठीक है। और उससे पहले उन्होंने एक और सोसाइटी बनाई थी, तो उन्होंने बताया कि ये लोग यूरोप से आए थे। मैक्स मूलर जर्मन के एक दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने कहा है मध्य एशिया, मिडिल एशिया से। और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा है कि वो कहां से आए थे? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत पता है ना, यूरोप और एशिया की जो बाउंड्री बनाता है, आल्प्स पर्वत, वहां से। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है तिब्बत। जो भारतीय विद्वानों ने कहा है उसको अच्छे से याद कर लो। स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती एक देवी का नाम है, कैलाश पर्वत के पीछे क्या है? तिब्बत। तो वहां से याद कर लो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है? तिब्बत। और अपने बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्कटिक सर्कल या उत्तरी ध्रुव। जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि ये लोग कहां से आए हैं, वो माना जाता है बच्चा मैक्स मूलर जी का मध्य एशिया। मैक्स मूलर जी का मध्य एशिया। तो ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि वो मध्य एशिया, जिसे यूरेशिया भी कहते हैं। तो मिडिल एशिया एक लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार मध्य एशिया एक भू अवरुद्ध देश है, जिसमें मतलब भू अवरुद्ध क्षेत्र है जिसमें 5 देश आते हैं: उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। समझ रहे हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इसका जो नामकरण है वो 1843 ईस्वी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो कहा गया है कि ये ईरान के रास्ते होते हुए यहां से ईरान पहुंचे। ईरान मतलब जिसका पुराना नाम फारस था, पर्शिया था। तो ईरान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आ गए। और आने पर ये सबसे पहले सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके आसपास बसे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पहले बसने का क्षेत्र था वो क्या था बच्चा? वो पंजाब था, जहां पे 5 नदियां ये कह सकते हैं, जहां पे सिंधु रिवर बहती है। तो ये इनके बसने का सबसे पहला क्षेत्र था। जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज का जो आधार था वो परिवार था, और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। मीन्स फैमिली वाज द बेस ऑफ सोसाइटी एंड इट वाज पैट्रेनल, मतलब पितृसत्तात्मक। पिता या पुरुष की ज्यादा चलती थी। आर्यों के देखो इसमें 2 बातें। जो ऋग्वैदिक आर्य थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उनका मुख्य कार्य पशुपालन था। उनका मुख्य कार्य क्या था? पशुपालन। जबकि जो बाद वाले थे उनका कृषि था। तो मैंने यहाँ पे दोनों का लिखा है कि जो उनका मूल व्यवसाय थे वो कृषि एवं पशुपालन थे। लेकिन कल हमने क्वेश्चंस में देखा था, अगर ऋग्वैदिक आर्य नाम से चीज आती है तो आपका आंसर क्या होगा? पशुपालन। कृषि योग्य भूमि जो होती थी, जिसमें कृषि की जाती थी, उसको उर्वरा अथवा क्षेत्र बोले जाते थे। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है वेद। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वेद। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। तो वेदों में सूक्त मतलब हिम्न, HYMN, श्लोक बोलते हो जिन्हें हिंदी में ऋचा भी कहा जाता है। रेपे ऋषि चा ऋचा। पिछली साल शायद ये यूपी के किसी एग्जाम में आया था
कि ऋग्वेद किसका संकलन है, तो ऋग्वेद ऋचाओं, वहां पे सूक्ति नहीं लिखा हुआ था, वहां पे हिम्न लिखा हुआ था और ऋचाओं, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ऋचाओं, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र, तंत्र तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का क्या है, संग्रह है। यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। और सबसे पहला वेद कौन सा आ जाता है, सबसे पहला वेद आ जाता है दोस्तों ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा आ जाता है, ऋग्वेद। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया था। और वेदों का एक नाम श्रुति भी है। श्रुति इसलिए क्योंकि लिखे जाने से पहले ये एक दूसरे को सुनाए जाते थे। लिखे जाने से पहले क्या किए जाते थे, एक दूसरे को सुनाए जाते थे। जो वेद है उनकी कुल संख्या 4 है। इसको अच्छे से समझ लो। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन मीन्स ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। यह सूक्त श्लोकों का संग्रह है, या क्या कह सकते हैं, ये ऋचाओं का संग्रह है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी हिम्न है, श्लोक हैं। सामवेद में गीतों से संबंधित जानकारी है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, अच्छे से समझ लीजिए। ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्र, सामवेद गीतों का संग्रह और अथर्ववेद तंत्र मंत्र, टोने टोटके। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर वेद ट्राई वेद कह सकते हो, त्रिवेदा भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पुराने हैं और यही एक्चुअल में ज्ञान देते हैं। बाकी अथर्ववेद तो बहुत सी अलग चीजों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो वेद आ जाता है वो आ जाता है ऋग्वेद। आपको इसमें ज्यादा नहीं करना क्योंकि मैंने तो इसमें ज्यादा लिख रखा है। कुल 10 मंडल हैं। इसमें आप क्या क्या लिखोगे, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10। हिम्न श्लोक कितने हैं, 1028। कितने श्लोक हैं, 1028 ऋचाएं। ठीक है, हिम्न से। फिर लिख लीजिए ऋग्वेद सबसे पुराना, 10 मंडल हैं और ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक को साकल कहते हैं, एक को बाल खिल्ले बोलते हैं, एक को वाशकल। आपको इतना डीपली दिमाग में नहीं लेना। अब इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है कि ऋग्वेद के 2 से 7वां, ऋग्वेद का जो दूसरे से लेकर 7वां, सेकंड से 7th मंडल है, उसको वंश मंडल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा, वंश मंडल कहते हैं। क्वेश्चन आता है सर उसको वंश मंडल क्यों कहते हैं, तो उसका जो मतलब उसको जो लिखा है दूसरे से 7वें मंडल तक जो लिखा गया है वो किसी ना किसी गोत्र के ऋषि द्वारा लिखा गया है। जैसे कहीं विश्वामित्र गोत्र के ऋषि ने लिखा, कहीं किसी गौतम गोत्र के ऋषि ने लिखा, कहीं किसी और गोत्र के ऋषि ने लिखा। तो जब अलग अलग गोत्र के ऋषियों ने इसको लिखा तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया गोत्र मंडल भी कहा जा सकता है या वंश मंडल भी कहा जा सकता है। जैसे तृतीय विश्व, जो तृतीय मंडल है, तीसरा, लिखो इस बात को बेटा स्टार लगा के, जो तीसरा मंडल होता है ऋग्वेद का वो लिखा है विश्वामित्र जी ने, और उसी में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र करते हैं, जाप करते हैं ना हम, ओम भूर्भुवः स्वः, तो उसको लिख लीजिए तीसरा मंडल गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा। चौथा लिख लीजिए, चौथा मंडल, चौथा मंडल, चौथा मंडल, तो चौथे मंडल है वामदेव, वे आ में वामदेव। और चौथे मंडल में कृषि प्रक्रिया या कृषि संबंधी प्रक्रिया, फसलों से संबंधित जानकारी दी गई है, कृषि से संबंधित जानकारी दी गई है। दूसरे में क्या है, गायत्री मंत्र। तीसरे में क्या है, कृषि संबंधी जानकारी। फिर लिख लीजिए 7वां मंडल, ये वशिष्ठ जी ने लिखा है। ये किसने लिखा है, वशिष्ठ जी ने लिखा है। 7वां मंडल किसने लिखा है दोस्तों, वशिष्ठ जी ने। क्लियर है, किसने लिखा है, वशिष्ठ जी ने। और इसमें ही लिख लो 10 राज्य युद्ध, 10 किंग्स बैटल, 10 राज्य युद्ध। इसमें 10 राजाओं के युद्ध की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 10 राजाओं के युद्ध की बात की गई है। 10 राजाओं के युद्ध।
इसमें आगे बताऊंगा 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था, वो सब बाद में जानेंगे। और 9वां मंडल तो आपको पता है सोमदेव, जो सोम एक पौधा होता है जिससे सोमरस मिलता है, उसी को पूरा समर्पित है। और 10वें मंडल में महासूक्त नाम से एक श्लोक है जिसमें शूद्र शब्द का प्रथम बार उपयोग हुआ है। सिर्फ उपयोग हुआ है, ये नहीं बताया गया कि उनके कार्य क्या हैं। उनके कार्य वेदों के बाद में वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और चीजें बनी जिन्हें हमने वेदों के लिए ब्राह्मण बोला गया। क्या बोला गया हमने कि वेदों को एक्सप्लेन करते हैं ब्राह्मण। तो उन किताबों में, जिन किताबों में वेदों को एक्सप्लेन करने की बात थी, वहां पे इनके कर्तव्य बताए गए कि शूद्र का कर्तव्य क्या होता है, क्षत्रिय का क्या होता है। तो 2 से 7 को वंशमंडल कहा जाता है, 1, 8, 9 और 10 इनको बाद में जोड़ा गया। 1, 8, 9 और 10 को क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। अब यहां पे आपको कुछ नेक्स्ट स्लाइड में आपको वेद बता रखे हैं और देखो इसको समझना। उसका ब्राह्मण, मेरी बात समझना बच्चा, हर एक वेद को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ब्राह्मण बने। मतलब ब्राह्मण मतलब वो व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण यहां पे कुछ किताबों के नाम है, ठीक है, कुछ धार्मिक किताबें जो वेदों की बातों को एक्सप्लेन करती हैं, उनसे जुड़े हुए उपनिषद बने। कुछ आरण्यक होते थे जिनको जंगल में बैठकर सुना जाता था। सूक्त बता रखा है और आगे बता रखा है अध्येता। अध्येता मतलब ऋग्वेद का पाठ कौन करता था। और लास्ट में है उपवेद। हर एक वेद के साथ कुछ उपवेद भी जुड़े हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। वेद को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण, कुछ उपनिषद, कुछ आरण्यक, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण हो गए जो इनको गाते थे, जो इनके श्लोकों को बोलते थे, उन ब्राह्मणों को बोलते थे होत्र ब्राह्मण। और इसका उपवेद हो जाता है आयुर्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात की जा रही है। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं 2, ऐत्रेय और कौशितकी। कौन कौन से ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। तो समझ लीजिए ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय और कौशितकी। उपनिषद भी इसके ऐत्रेय और कौशितकी हैं। सूक्त इसमें 1028 होते हैं हिम्न। और इसके जो ब्राह्मण का नाम होता है वो होता है होत्र। इसके ब्राह्मण का नाम क्या है, होत्र। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद इसका उपवेद है। इसका उपवेद क्या है बच्चा, आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद से। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण है तैत्तिरीय, शतपथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ये किससे जुड़े हुए हैं, यजुर्वेद से। और इसके कुछ उपनिषद दे रखे हैं। तैत्तिरीय कंठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। कंठोपनिषद है ना, जिसमें नचिकेता और यम का संवाद है, यम और नचिकेता की बातें हैं। श्वेताश्वर, ईश, वृद्धराणक्य, ये सब किसके उपनिषद हैं, यजुर्वेद से जुड़े हुए। और इसका जो अध्येता, इसका जो ब्राह्मण होता है अध्येता ब्राह्मण, उसको बोलते हैं अधर्व्यु। ए आदि देह वे रेयु, अधर्व्यु। और इसका एक उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब जो तीर कमान चलाने वाला वेद होता है। तो यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित, तैत्तिरीय और शतपथ इसके ब्राह्मण, और ये किससे संबंधित है, धनुर्वेद से। धनुर्वेद क्या है, इसका उपवेद। नेक्स्ट आ जाता है सामवेद। तो सामवेद का एक ब्राह्मण है जिसे बोलते हैं पंचविश। क्या नाम है उसका, पंचविश। और इसमें 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और केन उपनिषद। और इसके आरण्यक हैं जेमनीय और छांदोग्य। 1810 के लगभग इसमें मंत्र हैं। और उद्गाता, इसको जो गाते हैं, इसके श्लोकों को जो बोलते हैं सामवेद के, उनको बोलते हैं उद्गाता। गाने गाता, उद्गाता। और इसका एक उपवेद भी है जिसको कहा जाता है गंधर्व वेद। क्या है इसका एक उपवेद, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। किसका, सामवेद का। तो क्वेश्चन आ जाता है सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। एक बार फिर से देख लीजिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और सामवेद का गंधर्व। देखो साम माने गाना,
भाई अगर कोई गाने गा रहा है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, गाने के साथ साथ उसको वो भी तो होना चाहिए, नाच गाना। तो क्या आ जाएगा, गंधर्व वेद। तो गंधर्व से समझ जाएंगे कि अच्छा भाई कुछ नाचने गाने से संबंधित चीजें हो रही हैं, नाचने गाने से संबंधित कुछ चीजें हैं। और लास्ट इसमें लिख लो, इसमें लास्ट लिख लीजिए अथर्ववेद, लिख लीजिए इसका लास्ट चौथा अथर्ववेद। सामवेद यहां पे एंड हो रहा है, इसके नीचे चौथा लिख लो अथर्ववेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद का ब्राह्मण इकलौता है गोपथ, गोपथ गे ओ पैथे, गोपथ ब्राह्मण। लिखिए अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है, एक्सप्लेन करने वाली किताब है, उसका नाम है गोपथ। और उसके जो उपनिषद हैं वो है प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। लिख लीजिए अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ, उपनिषद है प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न कौमा मुंडक कौमा मांडुक्य। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ और इसके उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। और इसका जो ब्राह्मण होता है, मतलब जो इसको गाते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्म। अथर्ववेद के गाने वालों को क्या कहा जाता है, ब्रह्म। अथर्ववेद के गाने वालों को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। और इसका उपवेद है शिल्पवेद, इसके उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद। इसके उपवेद का नाम क्या हो जाता है, शिल्पवेद। तो अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण और इसका उपवेद हो जाता है शिल्पवेद। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, क्योंकि वही उसी के आसपास वो बसे रहते थे। लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। मतलब सबसे महत्वपूर्ण, पानी की जो जरूरतें पूरी करती थी, या पशुपालन के लिए या छोटी मोटी जो खेती बाड़ी करते थे उसके लिए जो भी पानी की जरूरतें होती थी वो सब कौन पूरी करती थी, सिंधु। तो वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। लेकिन सबसे पवित्र कौन सी थी, सरस्वती। इसीलिए सरस्वती को क्या कहा है उन्होंने, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। क्या कहा गया उन्होंने, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। लिख लीजिए नदियों में सर्वश्रेष्ठ। किसको कहा गया है, सरस्वती नदी को नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अस्तोमा सदगमे वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र जी द्वारा। ये सावित्री कह लो या सूर्य, सावित्री देवता, सूर्य देवता, इनकी स्तुति में है। ठीक है, सूर्य से संबंधित है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, सोम रस के लिए सोम देवता को समर्पित है। जो 10वां मंडल है उसमें महासूक्त है, जिसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं। इसमें 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जातियों की या वर्णों की बात की गई है, 4 डिविजन्स की। कुछ लेडीज ने भी इसमें ऋग्वेद के संकलन में भाग लिया है, जैसे लोपामुद्रा, ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी, और ये भी ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक मानी गई हैं। अब आ जाता है ऋग्वेद का एक ब्राह्मण था, याद है आपको, ऋग्वेद को ऐत्रेय ब्राह्मण में एक्सप्लेन किया गया था। तो देखो 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात है, लेकिन वहां पे ये नहीं किया गया क्या काम करेंगे, क्योंकि वहां पे जो वो था वो व्यवसाय के अनुसार भेद था। जो जातियां बटी हुई थी वो काम के अनुसार। मान लो किसी का पिता कुम्हार है, उसका बेटा सुनार बनना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं थी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का क्या कर दिया गया, उल्लेख कर दिया गया। अब इसमें कुछ ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द हैं, कौन सा किसके लिए आया है, जैसे कि आपको दिख रहा है ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार आया है। जन माने जनपति। उसके बाद में जहां पे जाके ऋग्वेदों का सबसे बड़ा जो एक कुनबा हो जाता था, कई सारे मिलके क्या बना लेते थे, जन बनाते थे। आगे आप पढ़ोगे तो उस समय जो जन है, जन का शब्द 275 बार। इंद्र उनके लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट, इंद्र जो थे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजा था इसलिए उसको 250 बार उसका नाम आया है। उसके बाद में अग्नि 200 बार, गाय के लिए 176 बार, विष होता था। देखो क्या होता था, सबसे छोटा परिवार, कई सारे परिवार मिलके क्या बनाते थे, गांव, कई सारे गांव मिलके बनाते थे विष माने जैसे एक ब्लॉक, और कई सारे ब्लॉक मिलके बनाते थे जैसे कि जन माने पूरा का पूरा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, मतलब या क्या कह सकते हैं, एक इलाका पूरा का पूरा। तो जो ये विष शब्द है जिसको हम ब्लॉक कह रहे हैं, तहसील, उसका 170 बार सोम देवता को कहा गया है। विदथ, समिति और सभा ये कमेटी होती थी, मतलब उस समय आर्यों की कमेटी होती थी, उनका भी उल्लेख किया गया है। बाकी गंगा, राजा, पृथ्वी, इन सब का भी एक एक बार उन्होंने नाम लिया है। यमुना का 3 बार लिया है, गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार, पृथ्वी का 1 बार। एक सेकेंड, नेक्स्ट आ जाता है यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। यज्ञ की विधियां बनाई गई हैं, इसके 2 वर्णन, इसके मतलब 2 रूप हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद जिसे गद्य रूप कहते हैं, गद्य के रूप में है। एक शुक्ल यजुर्वेद जिसे पद्य मतलब कविता के रूप में है, और पद्य रूप को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। जो पद्य रूप है उसे क्या कहते हैं, वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है, और सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ जो होते हैं, 2 तरह के यज्ञ होते हैं, राजसूय और वाजपेय। इन यज्ञों की बात भी सबसे पहले किसमें की गई है, यजुर्वेद में ही की गई है। और धनुर्वेद जो है वो इसका एक उपवेद है, ठीक है। हाथियों को पालने का उल्लेख वाजस्नेयी संहिता भी से कहते हैं, और कृष्ण गद्य रूप में पाया जाता है, और शुक्ल पद्य रूप में। सामवेद का अर्थ है गान से, गाने से। सामवेद में 7 स्वरों की बात की गई है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, ये आपने पहले लिख लिया है। उसके बाद में आ जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसको जो गाने वाला होता है वो ब्रह्म होता है। अथर्वा ऋषि के नाम पे इसका नाम अथर्ववेद पड़ा, और इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित भी जानकारी है, दवाओं से संबंधित। अथर्ववेद में मगध और अंग देश, उस समय कुछ 16 महाजनपद थे, आगे आके पढ़ोगे, उनमें मगध और अंग के बारे में, अंग में रोग फैलने की कामना की गई है। ये कहा गया है कि भगवान करे इन देशों में रोग फैल जाए। और काशी, वाराणसी, सबसे पुराना शहर कहा जाता है वाराणसी को, इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और ऐसा शहर जो लगातार बसा हुआ आ रहा है, मतलब जब से बसा है अभी तक बसा हुआ आ रहा है। काशी सबसे पुराना शहर है, प्राचीनतम शहर है, और इसका प्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, काशी का, वो अथर्ववेद में ही मिलता है। और अंग देश में और मगध में क्या कहा गया है कि वहां पे रोग फैल जाए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है साम हो गया, अथर्ववेद हो गया, काशी का। एक सेकेंड,
एक सेकेंड, कहाँ गायब होगी बाकी स्लाइड? एक सेकंड रुक जाना, मैं देख रहा हूँ बाकी स्लाइड कहाँ गायब होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड मैं देख लूँ बच्चा बाकी स्लाइड कहाँ रख दी मैंने। परेशान मत होना आप, अभी एक सेकंड रुक जाना, बस मुझे एक सेकंड देखना है कि ये सारी की सारी स्लाइड मैंने कहाँ रख दी है। मुझे पता आप लोग परेशान हो रहे होंगे, बस एक सेकंड रुक जाइए। किस वाले कहाँ गई? क्वेश्चंस हैं, सारे आ गए, कुछ स्लाइड में लगाया नहीं। ये समस्या, एक सेकंड रुकना बच्चा। कुछ क्वेश्चन कर लो, इतने में स्लाइड ढूंढ लूँगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, इतने में स्लाइड ढूंढ लेता हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, इतने में स्लाइड ढूंढ लेता हूँ। देखो क्या पता कुछ आ रहा है नहीं यार। कीजिए, अभी देखते हैं इन क्वेश्चंस को आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। देखो एक बार थोड़ा क्वेश्चंस में थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो, मुझे में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं खड़ा होकर पढ़ा सकूं, इसकी वजह से सारी चीज़ें बेकार होती जा रही हैं दिन पे दिन। सारी क्लासों में से अब वो आनंद नहीं आता, मतलब वर्थ नहीं निकल पाती है और परेशान होते हैं उसकी वजह से। सॉरी भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार अभी आप क्वेश्चन करके देखो, मैं लाता हूँ इसको लाइन पे, कुछ देख रहा हूँ मैं, करता हूँ। अभी आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है? कि कर पाते हो नहीं कर पाते हो, फिर बात करते हैं, ठीक है बाबू? सॉरी इस बात के लिए कि थोड़ा सा आपको परेशानी उठानी पड़ रही है मेरी वजह से, पर एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, शायद सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएं। कुछ तो होगा ही, ऐसे तो नहीं है कि कुछ नहीं होगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध कह सकते हैं, 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। भरत वंश के राजा सुदास और बाकी 5 आर्य कबीले थे और 5 दूसरे कबीले थे, उनके बीच में लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध। तो मैंने भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, इसमें किस में दिया गया है, तो ये कौन से, ये किस नदी के तट पर दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक स्लाइड गायब हो गई। तो देखो कुछ नदियां हैं जैसे कि परुष्णी, तो ऋग्वेद में जो आज की नदी है जिसे आप रावी नाम से जानते हो, उस समय उसको परुष्णी नाम से जाना जाता था। जो सिंधु की सहायक नदी है ना, रावी नदी, जिसके किनारे हड़प्पा बसी हुई थी या जिसके किनारे अभी लाहौर बसा हुआ है, रावी नदी है ना, तो रावी नदी के किनारे ही ये युद्ध लड़ा गया था। परुष्णी नदी भी उसे बोलते हैं। रावी को आप क्या कह सकते हो, परुष्णी भी कह सकते हो, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला, परुष्णी नदी।
नेक्स्ट आ जाता है धर्मशास्त्रों में, जो भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें जो भू राजस्व, जो लगान वसूला जाता था उसकी दर क्या थी। भू राजस्व मतलब जो लगान वगैरह वसूला जाता था उसकी दर 1/6 होती थी बेटा। क्या होती थी? 1/6। और 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है इसे ब्राह्मण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण युग। क्योंकि 1000 से बाद में पूर्व वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया था, और उत्तर वैदिक काल में ये वेदों की इंपॉर्टेंस तो थी, लेकिन उसके बाद में जो ब्राह्मण साहित्य है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और ब्राह्मण साहित्य की इंपॉर्टेंस होने की वजह से उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण काल कहा जाता है। तो 800 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था ये ब्राह्मण काल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यों के आर्कटिक होम, कि आर्यन कहां से आए हैं? आर्कटिक या नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इस सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इस सिद्धांत का पक्ष अभी आपको बताया था नॉर्थ पोल से आए हैं, कि आर्यन नॉर्थ पोल से आए हैं। इसका पक्ष किसने लिया था? तो पॉर्जेटर नाम की चीज भी आपने कोई नहीं सुनी, एसी दास भी नहीं सुना, जैको भी नहीं सुना, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था कि वो कहां से आए हैं? आर्कटिक होम मतलब नॉर्थ पोल से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कि वो आए हैं तिब्बत से। नेक्स्ट आ जाता है, ये कुछ सूचियां दी गई हैं वैदिक नदियां और उनके आजकल के नाम। तो कुभा, कुभा माने कैसे कुभा, कूसे कुभा, कूसे काबुल। तो कैसे कुभा, कैसे काबुल, ठीक है। तो ए का हो गया 2। बी परुषणी, तो अभी परुषणी का आपको क्या बताया? रावी। तो बी का हो गया 3। लिख लो इसको, ये कुछ नदियां हैं। तो इसमें ये जो रावी है इसका नाम क्या हो गया था पुराने जमाने में? परुषणी। उसके बाद में आ जाता है सदा नीरा। तो सदा नीरा होती है गंडक। कौन सी नदी? गंडक। याद है ना, गंगा की सहायक नदी है गंडक, तो उसका नाम क्या होता था? सदा नीरा। और शय से शतुद्री और सै से सतलुज। तो सतलुज का नाम पुराने जमाने में क्या था? शतुद्री। तो ए का हो गया 2, 1 में ही है बी वाले ऑप्शन में। बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4, शतुद्री का सतलज। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी वाला। क्या हो गया इसका आंसर? बी। ये कुछ पुरानी नदियां हैं जिनके आधुनिक नामों से मिलान करना था। इनका क्या करना था? आधुनिक नामों से क्या करना था? मिलान करना था। अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इनका आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना है। किस काल में अछूत की अवधारणा, किस काल में अछूत के कुछ अछूत भी होते हैं, इस बात की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से आई थी। स्पष्ट रूप से किस काल में अछूत की अवधारणा की अनटचेबल्स होते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से कहाँ कहा गया था? स्पष्ट रूप से ये जो अवधारणा है कि कुछ अछूत भी होते हैं, इसकी कहाँ आई थी? इसको सोच के देखो। ऋग्वेद में हालांकि 10वें मंडल में शूद्र नाम की चीज बताई गई है, लेकिन उस समय कार्यों के हिसाब से बंटवारा था, जन्म जात से जाति नहीं थी। उस समय कोई सुनार है वो कुम्हार बनना चाहे बन सकता था, कोई कुम्हार का बेटा है वो सैनिक बनना चाहे बन सकता था। तो इसमें काम के हिसाब से जाति बटी हुई थी, ऋग्वेदिक काल हो और कहें तो उत्तर वैदिक काल तक भी। लेकिन जब ये धर्मशास्त्र वाला समय शुरू हो गया जिसमें ये ऐत्रेय ब्राह्मण ये सब चीजें आने लगी, तब से थोड़ा ज्यादा नाश हुआ भाई। जब से मनुस्मृति और ये दुनिया भर की चीजें आने लगी, धर्मशास्त्र आने लगे,
तभी से तो वो जो पहले लोग जो काम करते थे कि उसका बेटा अगर उसके घर में पैदा हुआ है तो वो भी वही काम करेगा। तो ये जो अछूत की अवधारणा थी ये धर्म शास्त्रों के काल में ज्यादा आई है। सोच के देखो, ऋग्वेद में काम तो नहीं बताया गया था, बाकी किसी वेद में भी काम नहीं बताया गया था। जब से धर्म शास्त्र आए हैं तब से ज्यादा अवधारणा विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, एशिया माइनर, तुर्की में एक जगह है, तुर्की में बोगज कोई, एशिया माइनर लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। ये जो एशिया माइनर में बोगज कोई नाम की जगह पर एक वो है, कितना पुराना है ये, लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। तो वो कह रखा है कि उसका महत्व क्यों है, क्यों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई अभिलेख, एशिया माइनर, तुर्की। तो इसमें क्या है कि जो वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नास्त्य, इंद्र वरुण मित्र और नासत्य, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही इन देवताओं का जिक्र यहां भी है और ये देवता हमारे ऋग्वेद में भी जिक्र है इनका। इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का जिक्र उस अभिलेख में भी है, बोगज कोई तुर्की के में, और वो हमारे ऋग्वेद में भी है। इसका मतलब इसलिए ही वो महत्व है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का उल्लेख है और वो हमारे ऋग्वेद में भी है। नेक्स्ट आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। गायत्री मंत्र जो देवी सवित्री या सावित्री या सूर्य को समर्पित है वो किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है, आए हुए क्वेश्चन से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। कौन से उसमें मिलता है गायत्री मंत्र, बताइए। अभी लिखवाया था गायत्री मंत्र कौन से मंडल में मिलता है और किस ऋषि ने दिया था। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में मिलता है और किस ऋषि ने दिया था। जो देवी सवित्र को संबोधित है वो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो कि विश्वामित्र जी ने लिखा है उसमें मिलता है। न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचालित किया था, मतलब न्याय दर्शन किसने दिया था। ये एक फिलॉसफी होती है न्याय दर्शन। इसमें ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया है। न्याय सूत्र कल भी बताया था, किसने दिया था, गौतम ऋषि ने। किसने दिया था, गौतम ऋषि ने। इसमें कपिल ने सांख्य दर्शन, जैमिनी जी जो हैं ये, जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा, क्या दिया, पूर्व मीमांसा। तो इसका हो जाएगा गौतम। प्राचीन भारत में निष्क, निष्क नाम की जो चीज होती थी, जैसे मान लो अगर आप उसको पहनोगे तो रिस्क होगा। मैं इसका उदाहरण भी आपको हिंट दे देता हूं। अगर आप उसको पहनोगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिस्क। यार आप ये मत पहनो, रिस्क ही है थोड़ा सा। तो प्राचीन भारत में निष्क क्या होते थे, प्राचीन भारत में क्या होते थे, निष्क। प्राचीन भारत में निष्क होते थे बच्चे स्वर्ण आभूषण। क्या होते थे, सोने के आभूषण। तो अगर आप सोने के गोल्ड ऑर्नामेंट पहनते हो तो रिस्क होता है ना, कोई छीन के ले जाएगा, चोरी हो जाएगी। तो निष्क से रिस्क। तो स्वर्ण आभूषण, सोने की चीजों को क्या कहा जाता था, निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योग, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन को किसने दिया है, योग दर्शन को किसने दिया है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, योग दर्शन को किसने दिया है।
जैसे न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी जी ने, इसी तरह न्याय दर्शन योग दर्शन किसने दिया है? योग दर्शन किसने दिया है? तो योग दर्शन दिया है पतंजलि ने। किन्होंने दिया है? पतंजलि जी ने। योग दर्शन किसने दिया है? पतंजलि ने। ये कल भी इसके ऊपर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उपनिषद पुस्तकें हैं, योग दर्शन पतंजलि जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। जो उपनिषद हैं जिनकी संख्या 108 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो अगर भारत की संस्कृति, भारत के जितने भी प्राचीन फिलॉसफी हुई है उसको जानना है तो उपनिषदों से जान लो। महात्मा बुद्ध जी ने भी कई उपनिषद से अपनी फिलॉसफी ली थी। इसी तरह तो जो उपनिषद होते हैं वो क्या हैं? उप माने समीप बैठकर सुनना, उपनिषद पास बैठकर सुनना। तो ये वो पुस्तकें हैं जो दर्शन पर हैं। किस पर हैं? दर्शन। ना धर्म पर हैं, ना योग पर हैं, ना विधि पर हैं। ये एक फिलॉसफी बताती है जीवन की। ये बताती है मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, कैसे हम अपनी जो तृष्णाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, इनसे पीछा छुटा सकते हैं। तो मोटे तौर पे कहने का मतलब है दर्शन, ऑप्शन नंबर डी, ये फिलॉसफी है। उपनिषद क्या है? फिलॉसफी। ये नहीं बताते आप धर्म में ये मत करो, आप धर्म में वो मत करो, कि ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, ऐसा ये कुछ भी नहीं बताते। समझ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, आपको बताना है। बिल्कुल सही। दार्शनिक चिंतन है, ये भारतीय दार्शनिकता का मुख्य स्रोत है। कौन? उपनिषद। तो ऋग्वेद, तो इसमें स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं वाली बात की गई है। एक का क्या हो जाएगा? 4। इसमें प्रार्थनाएं तो की गई है, जैसे सरस्वती जी से और सोम देवता से, सावित्री देवी से। यजुर्वेद में कर्मकांड, कर्मकांड मतलब यज्ञ वज्ञ की बात की गई है। सामवेद में संगीत की, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र। तो ए का 4, बी का 2, ऐसा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज्यादा वर्णित नदी है, किस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है? किस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा हुआ है? आपको ये मैं बताया भी हूं थोड़ी देर पहले कि इस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार हुआ है। इस नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार हुआ है। असल में करने के लिए तो इतना है कि कॉपियां भर जाएं बहुत ज़्यादा, पर उतना भी आप ज़्यादा मत कीजिए। तो वही कहा गया इन्होंने कि किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है। अभी बताया था, फटाफट बताइए। गुड।
सबसे ज्यादा किसका हुआ है? सिंधु नदी का, क्योंकि वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्या थी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंधु ही थी, इंदस नदी। और इसमें एक नदी सूक्त है, मतलब ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, और ये उन्हीं को, उसमें सारी कौन कौन सी नदियां उस समय हैं उनके बारे में बात बता रखी थी पूरी तरीके से नदी सूक्त में। उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री मतलब सतलुज, परुष्णी, रावी, अस्कनी, चेनाब, वितत्सा, झेलम, इन सब के बारे में, विपासा, व्यास, कुभा, काबुल, इनके बारे में बात कह रखी है। नदी सूक्त में। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो के ये बता दूंगा राजा अश्वपति वगैरह कहां से थे जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? के। इसको छोड़िए, नेक्स्ट पे आइए। अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? नचिकेता और यम, नचिकेता और यम का संवाद किससे मिलता है? ये मैं बताया हूं अभी। तो कठोपनिषद में किसमें है? कठोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद किसमें है? कठोपनिषद। कुभा, वैदिक नदी कुभा या काबुल? काबुल कहां होनी चाहिए? इसे तो आप डायरेक्ट बता दोगे। वैदिक नदी कुभा या काबुल है, वो कहां होनी चाहिए? जो वैदिक नदी कुभा या काबुल है वो कहां होनी चाहिए? अफगानिस्तान। कहां होनी चाहिए? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में होने चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया है? कौन सा फिलॉसफी दी है कपिल मुनि? न्याय तो आपको बता रखा है, गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बादरायण। तो कपिल मुनि जी ने कौन सा दिया है? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि जी ने कौन सा दिया है? सांख्य दर्शन। उन्होंने सांख्य दर्शन दिया है कपिल मुनि जी ने, बी वाला सांख्य दर्शन। नेक्स्ट आ जाता है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु, कोई भी इन चारों में से मेटल के प्राचीनतम प्रमाण, ये मैं कल भी बताया था। लोहे से जुड़ा हुआ कोई चीज, इसका जिला भी बताया था, इसका राज्य भी बताया था और इसकी साल भी बताई थी। भारत के किस स्थल से लौह धातु, लोहे की धातु के बारे में बात की जा रही है, किसी और के नहीं, लोहे की धातु। इन चारों में सबसे पुराने प्रमाण कहां से मिले हैं लोहे की धातु के? ये मिले हैं एटा, उत्तर प्रदेश के एटा, अतरंजी खेड़ा, यूपी के एटा, अतरंजी खेड़ा में। कहां मिले हैं दोस्तों? यूपी के एटा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में।
निम्नलिखित में से किसका संकलन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब इनमें से एक को ऋग्वेद पर आधारित बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद से ही जुड़ा हुआ है वो? शाबाश। तो सामवेद, देखो ऋग्वेद में श्लोक थे और श्लोकों को गाने के लिए, श्लोकों को गाकर बताने के लिए बनाया गया सामवेद। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी बातें थी, वो उस पर आधारित नहीं था। अथर्ववेद में टोने टोटके थे, लेकिन जो सामवेद है उसमें श्लोकों को गाकर बताया गया कि अगर ऋग्वेद के श्लोकों को हमें गाना हो तो कैसे गाएंगे, तो वो हो गया सामवेद। तो याद रखिएगा जो सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, या आप में से बहुत कम ने सुना होगा वर्ड प्रस्थान त्रयी, में शामिल नहीं है? देखो इन चारों शब्दों में से आपको 3 शब्द जो हैं वो धार्मिक किताबों से संबंधित मिलेंगे। क्या मिलेंगे? धार्मिक किताबों से संबंधित। मतलब प्रस्थान त्रयी से आप मतलब समझ सकते हैं कि कुछ धार्मिक किताबें। तो इनमें से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत इनमें शामिल नहीं है। भागवत, भागवत तो एक धर्म है। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये तीनों की तीनों धर्म से रिलेटेड किताबें हैं। चाहे उपनिषद आपको एक तरीके की दार्शनिक चीजें हों, हैं तो हिंदू धर्म से संबंधित, तो भागवत एक धर्म है, वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं जो अभी आप कर रहे हो। कर्म का सिद्धांत किसमें है? न्याय दर्शन में, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक, ये दर्शन थे ना कुछ, वैशेषिक, उलूक, कणाद करके जो थे, तो उसी में पूछा गया है कि काम, कर्म, इसको लिख लो, कर्म का संबंध मीमांसा से है। किससे? मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा समझ लो। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाते हैं, लेकिन चलो कुछ तो आएगा ही, कम से कम कुछ नई चीजें याद हो जाएंगी। देखो ये दर्शन थे अलग अलग, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, किसी में कुछ कहा गया था, किसी में कुछ कहा गया था। जैसे सांख्य दर्शन में कहा गया था कि मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, और सत रज तम 3 गुणों का सिद्धांत अपनाया गया था सबसे पुराना। फिर सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो योग दर्शन है, मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रिया बताई पतंजलि ने। उसके बाद में आ जाता है न्याय दर्शन, इसने ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता माना। उसके बाद में आ गया कणाद जी का वैशेषिक दर्शन। फिर आ जाता है मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उसमें कर्म का सिद्धांत है। बताइए अथर्ववेद तो है, ऋग्वेद तो ईश्वर महीना हो गया, ईश्वर महिमा हो गया, तो बी का हो गया 1। अथर्ववेद
औषधियों से संबंधित भी बताया था, टोने टोटके औषधि। डी का 4 सामवेद संगीत, और यजुर्वेद मतलब यज्ञ बलिदान। यजुर्वेद माने यज्ञ, यज्ञ में कुर्बानी होती थी पहले, बलिदान होते थे। तो बी का 2। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? नहीं, बी का तो 1 हो गया ना, सी का हो गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चरक संहिता, चरक संहिता चरक वैद्य जी ने लिखी थी। वैद्य चरक किससे संबंधित है? यज्ञ संबंधी विधि विधान किस में आते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञों से संबंधित विधि विधान का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान, इनका पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। किससे चलता है? यजुर्वेद से। और वैदिक युग में 3 का जिक्र था, सभा, समिति और विदत। तो जो समिति होती थी वो तो कई सारे लोगों से मिलकर बनती थी, राष्ट्रीय सभा। उसमें क्या होता था कि सब लोग मिलकर बताते थे राजा को क्या कर्तव्य है क्या नहीं। लेकिन एक राजा की छोटा सा कैबिनेट जैसा होता था, राजा के निकटतम संबंधी या निकटतम व्यक्तियों का एक ग्रुप, जो राजा को अनेक मामलों में सलाह देता था। उस समय वैदिक युग में तो सभा जो थी वो एक मंत्री परिषद की तरह थी। जो वैदिक युग की सभा थी वो एक मंत्री परिषद की तरह थी। ना राज दरबार, ना राष्ट्रीय सभा, ना गांव के व्यावसायिक मतलब व्यापारियों की कोई सभा, वो एक मंत्री तरीके की होती थी। मंत्री परिषद से कह सकते थे कि जो जनपति होता था, राजा होता था, जिसे जन का स्वामी राज जन बोलते थे, तो उसको सलाह मशवरा देने के लिए एक सभा होती थी। और वो अपनी मर्जी से सारे काम नहीं करता था, सभा से पूछ के करता था। तो सभा एक तरह की मंत्री परिषद होती थी उस समय में। सभा होती थी एक इंपॉर्टेंट मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। उस समय लोकप्रिय, अभी तक जो आपने पढ़ा उससे दिमाग लगाना, तुक्के मत लगाना। अभी मैंने बताया है राजा अपनी मर्जी से काम नहीं करता था। पहले समिति से लोग जो गांव से इनसे चुनकर भेजते थे, उसके बाद में ग्रामीणी लोग भी, जो गांव के मुखिया होते थे, वो लोग हिस्सा लेते थे उनमें, और राजा को चुना जाता था। तो कौन सी प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? अभी मैंने बताया जो राजा होता था, राजन होता था, उसको चुना जाता था, उसकी मंत्री परिषद होती थी और वो स्वतंत्र निर्णय नहीं लेता था, इंडिपेंडेंट नहीं होता था। गणतंत्र, कौन सी उनकी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। तब वंशानुगत राजतंत्र नहीं था, मतलब राजा को चुनते थे, इकट्ठे होते थे और उनमें राजा चुना जाता था। ठीक है, गणतंत्र, रिपब्लिक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और भारतीय दर्शन की आरंभिक, सबसे पुराना भारतीय दर्शन, सबसे पुराना भारतीय दर्शन, जो भारतीय का फिलॉसफी जिसमें दी गई है, सबसे पुराना भारतीय दर्शन,
भारतीय दर्शन कौन सा है? बिल्कुल सही, कौन सा बच्चा? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि जी द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन, कपिल मुनि द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जो ये उत्तर मीमांसा होता है उसको वेदांत भी बोलते हैं, जो बादरायण जी ने दिया था, बाद में दिया था, सबसे बाद का। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 भिन्न भारतीय फिलॉसफी हैं। ये स्पष्ट रूप से कहाँ, किस युग में हुई थी? वैदिक, गुप्त, कुषाण, मौर्य। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59वां, तो ये हो जाएगा वैदिक युग। बेटा वैदिक युग पढ़ रहे हैं ना? वैदिक युग में ही ये 6 की 6 निकल कर आ गई थी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। अलग अलग प्रतिपादक अलग अलग स्टार्ट करने वाले थे। सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा वेदांत के बादरायण। वह कौन सी दस्तकारी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल वाज नॉट यूज्ड बाय आर्यन? आर्यन एक इसमें से एक में माहिर नहीं थे। बर्तन बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। पहले रेड ब्लैक बनते थे, काले और लाल ऋग्वेद में, और बाद के जो वैदिक थे 1000 के ईस्वी के बाद में वो पेंटेड ग्रे वेयर, चमकीले धूसर मतलब ग्रे बनाते थे। बढ़ईगिरी, लकड़ी काट के ये सब बनाना, रथ वगैरह बनाना। रथ तो भाई बढ़ईगिरी से ही बनेगा, रथ तो बढ़ई आदमी बना सकता है। आभूषण, आभूषण पहनते थे सुनार, तो वो भी उन पे बनाना आता था। लेकिन लोहे की तब तक आविष्कार उन्हें नहीं हो पाई थी शुरुआत में, तो लोहारगिरी करनी उन्हें नहीं आती थी। ब्लैक स्मिथ नहीं होते थे वो, बाकी होते थे वो, बाकी उन पे मृद भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी ये सब बनानी आती थी। क्योंकि बढ़ईगिरी का पता चलता है उन पे रथ बनाने आते थे। पॉटरी मिली है, शुरुआत के आर्यों पे होती थी रेड ब्लैक, लाल काली, वो अपने बर्तनों को सजा कर रखते थे उससे कलर करके। बाद में आ गई पेंटेड ग्रे वेयर, धूसर ग्रे रंग के वेयर माने बर्तन। उपवेद दिए गए हैं और उनकी सूची, तो लोहारगिरी नहीं आती थी उन पे। उपवेद और किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता लोगे आंसर। समझ नहीं रहे हो तुम लोग, मैं अभी कैसे बैठा हुआ हूं। बस मैं सोचा कि यार अगर मैं अभी बंद कर दूंगा पता नहीं क्या कुछ बोलने ना लगे लोग। आज की साला वो क्लास भी नहीं लिया 9 बजे वाली, ये भी चला गया। अरे चल कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में सो जाएंगे। कतई भी सही नहीं है, तबीयत पूरा अंदर से टूटा सा पड़ा हूँ, फीवर चढ़ रहा है। कर लो जल्दी जल्दी इनको, फिर थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, कुछ तो आएगा ही कम से कम समझ में। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को, तो बेटा उसका क्या था, तो ये तो क्लियर हो गया ना ये वाला। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। ए का हो गया वन। धनुर्वेद किसका? यजुर्वेद का, कि यज्ञ करके धनुष बाण चलाओ। युद्ध करने से पहले यज्ञ किए जाते थे धनुष बाण चलाने से पहले, तो यज्ञ वाला यजुर्वेद, और धनुष बाण चलाने उसके साथ धनुर्वेद, याद हो जाएगा। नाचोगे तो गाओगे भी, गाओगे तो नाचोगे भी, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? चौथे के। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो गया? बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, ये भी मैंने बताया है, वंश मंडल कहा गया है? बिल्कुल सही।
शाबाश, गुड। गुड, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा बदला नहीं है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? हाँ, दूसरे से 7वां मंडल, बहुत अच्छे। दूसरे से बेटा 7वां मंडल, दूसरे का बताया था। तीसरे में विश्वामित्र जी का उल्लेख है, चौथे में कृषि संबंधी प्रक्रिया 7वां वशिष्ठ जी ने लिखा था। तो ये अलग अलग ऋषियों ने लिखे थे। तो इसका हो जाएगा दूसरे से 7वां मंडल। इसमें टोटल 6 आते हैं, बिल्कुल सही। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म और स्पेल्स, जादुई माया और वशीकरण की बात की गई है? जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण की बात की गई है। जल्दी बताइए इन सबके आंसर्स, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको कर लोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए ऋग्वेद वाला ये सब सिस्टम। फिर नहीं भूलोगे इसको कभी भी किसी भी एग्जाम में। इससे ज़्यादा नहीं आएगा पीसीएस तक में, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसमें भी पिछली बार वाले पीसीएस में 3-4 क्वेश्चंस आए थे इसी में से, ऋचाओं का संकलन वंकलन ये सब करके। एक क्वेश्चन तो ऋग्वेद से मान के चलो इनसे, हिस्ट्री में यूपी में बहुत पूछता है। हाँ शाबाश, तो किसमें है? अथर्ववेद में। और आर्य शब्द किसको बताता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको बताता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्यन ने बेटा, मैंने ये कब कहा कि आर्यन ने लोहे की खोज नहीं की? मैंने कहा 1000 ईस्वी तक नहीं किया था शुरुआत के। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी गलती से लिख दिया है कि भाई उन्हें कौन सी बढ़ेगिरी या कौन सी वो नहीं आती थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन उनका कहना ये था कि ऋग्वेदिक आर्य जो थे, पुराने वाले आर्य, ये वो कहना चाहते थे, इसलिए मैंने उसका आंसर बताया। हालांकि 1000 ईसा पूर्व लोहे का, उसके बाद तो वो जान गए थे ना 600 ईसा पूर्व तक भी तो आर्यन थे। और जब गंगा दोआब में आर्यन बसे तो वो लोहे से काट कर ही तो बसे थे, फॉरेस्ट जंगल वगैरह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? हाँ, ऋचा ने परेशान कर दिया शाबाश, बिल्कुल सही, 10 मंडल। नेक्स्ट, शाबाश, क्या है 10 मंडल? इनमें भी शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत शायद आपको बताया है, शायद आप बता पाओ इनके आंसर भी। आर्य भारत में संभवत आए थे, थोड़ा बहुत सा बताया है चलते चलते। बताइए, शाबाश। गुड, 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 थोड़े से क्वेश्चन और है, बस इन्हें और कर लो।
तो बेटा देखो आर्य भारत में कहां से आए थे, जल्दी जल्दी आंसर देना सबका। बेटा आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को बताता है, डी, कल भी हमने इसको किया था। ए नहीं होगा उसका 63 का। निर्जाति, निर्जाति तो बिल्कुल अलग ही है। आर्य केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट। बेटा अब कोई किसका उत्तर दे रहा है वो अपने अपने की बात है, वो कौन कैसा उत्तर दे रहा है वो अपने अपने सबको पता है कि वो कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। और जब मैं आंसर बताता हूं तो उसको पता चल जाता है उसका गलत हुआ है सही, क्योंकि वो लिख कर दे रहा है। आप भी लिख कर दोगे तो काम हो जाएगा। कौन सा वेद? यजुर्वेद। बताया था यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में कृष्ण और शुक्ल बोला था ना। गद्य को कृष्ण बोलते थे, शुक्ल को पद्य रूप में शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। तो यजुर्वेद लिखा गया है। 66 का बी। 67 सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, मतलब राजा को ज्ञान देने वाली दो, सभा और समिति। तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। लिख लो इसको, ये वो स्लाइड मेरे पास थी नहीं इसलिए मैं लगा नहीं पाया। 67 का लिख लो, डी, अथर्ववेद में कहा गया है। और सभा, समिति, विदथ परिषद, जो ये विदथ नाम की है ना, ये विदथ एक धार्मिक परिषद होती थी। ये धार्मिक परिषद होती थी। जो विदथ नाम की संस्था है ये आर्यों के समय में एक धार्मिक परिषद होती थी और यही इनमें सबसे पुरानी है। तो 68 का हो जाएगा सी। 67 का डी, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। ये लिखा गया है अथर्ववेद में, या हैं, ये लिखा गया है अथर्ववेद में। 68 ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था ये है विदथ, विदथ। ये एक धार्मिक संस्था थी। विदथ नाम की जो संस्था है ये एक धार्मिक और इसका 122 बार इसका जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। इसमें वृद्ध और विद्वान ही होते थे और ज्यादातर आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था। स्त्रियों का भी इसमें प्रवेश है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको समाप्त कर दिया गया था। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद की प्राचीनतम विदथ 122 बार, सभा का इस्तेमाल 8 बार हुआ है और समिति का 9 बार। परिषद जैसी कोई चीज नहीं थी। और ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पुराना कौन सा है? शतपथ। और ये यजुर्वेद का है। शतपथ नाम का जो है ये सबसे पुराना है और ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे बताना जरा। ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या थे? ये ब्राह्मण ग्रंथ बच्चा होते क्या थे? क्या ना, ये चीज जितनी जल्दी निबट जाए उतनी जल्दी सही है। रिवीजन तो कर लोगे कम से कम। बताइए। शतपथ ब्राह्मण कौन सा? शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है यजुर्वेद का। ऐत्रेय ऋग्वेद का था, गौपथ अथर्ववेद का और पंचवेद सामवेद का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी बिल्कुल सही। कौन सी थी? सरस्वती, परसुणी, रावी, शतुद्री, सतलज।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई बताया, ये भी मैंने। वैदिक समाज की सबसे छोटी आधारभूत इकाई क्या थी? चलिए, शाबाश, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ऋग्वेद यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हो गया है, मतलब मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। और इसकी जो हस्तलिपियां हैं ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें रखी हुई हैं हस्तलिपियां, ऋग्वेद की ओरिजिनल हस्तलिपियां, जो उस पर लिखा है, जो पेड़ की छाल वगैरह होती हैं उन पे लिखे हुए। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल, कुटुंब जिसे हम परिवार भी कहते हैं, परिवार मिलके गांव बनाते थे, गांव मिलके विश्व, और बहुत सारे विश्व मन के पूरा का पूरा जन, स्टेट, राज्य। कुल, कुटुंब, परिवार, कुछ भी कह लो, वो आधारभूत इकाई थी। सब उस देवता की पहचान करें जिसमें 250, जो सबसे इनका मुख्य देवता माना गया उस समय का, 250 श्लोक है उसके लिए, 250। आशुतोष बाबू, तुम्हें डेली मोटिवेशनल कोट चाहिए? ये तो खत्म हो जाएंगे इस तरीके से तो मोटिवेशनल कोट। मैंने क्या बताया, दिल से मोटिवेशन लाओ अपने अंदर। अब तुम मुझे कोई मोटिवेशन कोट सुना रहे हो, मैं भी तो रुक रहा हूं, परेशानी झेलते हुए भी रुक रहा हूं ना, जबकि तुम्हारी तो नौकरी है, तुम्हें तो और ज्यादा रुकना चाहिए। इंद्र, बिल्कुल सही, 283 का ए, इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट, नरिष्ट मतलब सामूहिक वाद विवाह, सामूहिक वाद विवाद हो जाएं तो यही सॉल्व करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचोगे आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे आंसर। सभा, अच्छा, सभा को सामूहिक वाद विवाद मतलब सभा या समिति के बारे में जो ज्यादा जिक्र किया गया है, वो अभी एक और क्वेश्चन आया था कि सभा और समिति को पुत्रियां कहा गया है, तो वहीं से समझो। स्लाइड हैं वो भी होंगे बेटा, अभी रुक जाओ। कुटुंब मतलब परिवार, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि मेरे कुटुंब की रक्षा करो भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करो। बिल्कुल सही, अथर्ववेद किसमें कहा गया है? सामूहिक वाद विवाद के लिए अनुल्लंघनीय, मतलब उसको लांघा नहीं जा सकता है, उसकी बात मानी जाएगी हर हाल में। चलो अब इसे भी बता ही दो, इसका भी आंसर आप तुरंत बता दोगे। किस रचना में नारी को सुरा और पासा, हंसना नहीं है किसी को और किसी को बुरा नहीं मानना, ये गलत बातें लिखी हुई थी हमारी किताबों में पुराने जमाने में। किस रचना में नारी को सुरा और पासा, चलो इसको हटाओ, बेकार है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, बेकार है ये सब, ठीक है। ये गलत बातें लिखी गई थी, उसको हम नहीं पढ़ते। ये तो बता ही दोगे आप, उसका आंसर मत दो किस में कहा गया है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, वो बेकार की चीजें हैं, पुराने जमाने की चीजें हम क्यों पढ़ें जो गलत है। सुरा और पासा तो गलत चीजें हैं, कह सकते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। हम जिससे जन्म लेते हैं वो भी तो नारी है, वो कैसे गलत हो सकती हैं? तो इस तरह की बातें हैं, तो ये पुरुष प्रधान समाज की वो दिखाती हैं मानसिकता, गलत मानसिकता, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को छुड़वा दिया, ठीक है। नहीं, उसको नहीं बताना, गलती तो है, और क्या है, सोचो थोड़ा सा। एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, इतने परेशान मत हो। यही तो मैं सोचता हूं, लिख लो मित्रायणी, अगर वो क्वेश्चन आ जाए फिर मुझे बताना, ठीक है, लिख लो मित्रायणी संहिता, जो ए वाला है ना, मित्रायणी संहिता, उसमें लिखा गया है, जावालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, वो जो है संन्यास, छांदोग्य में कुछ और है, शतपथ यजुर्वेद का उपवेद है, मित्रायणी संहिता ए वाले में लिखा गया है, ठीक है, ए वाले में वो कहा गया है, नारी, सुरा और उसके साथ 3 जो भी कहा गया है, वो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है।
वो आ जाए तो मुझे बता देना। चलिए नेक्स्ट बताइए, कोई बात नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो ये कहा गया है पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, पुत्र परिवार का रक्षक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही कृपण कहा गया है, और इसमें जो भी आपको बताया मैत्रेयणी संहिता इसमें कहा गया था। नेक्स्ट बताइए, राजसूय उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा किसका स्थान था? तो इंद्र का स्थान था, 250 बार लिखे गए इसके बारे में। नहीं, प्रजापति का था, वो तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का था, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का था। लिख लो इसको, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो प्रजापति जी का था, इंद्र देवता का ऋग्वैदिक काल में था। तो ऋग्वैदिक से आते आते 1000 ईस्वी के बाद में इंद्र की पूंछ बंद हो गई थी, उस पर श्राप लग गया था वो वाला। फिर किसका होने लगा? प्रजापति। और विष्णु और रुद्र तो ये काफी बाद में आके आए। प्रजापति जी का थोड़ा सा नाम ज्यादा होने लगा था ब्रह्मा जी का। अब ये कुछ यज्ञों की बात की गई है, कौन सा यज्ञ कब होता है तो वही आपको बताना है। राजसूय, अश्वमेध, कुछ तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कुछ तो आप बता सकते हो, बताइए फटाफट। कौन सा यज्ञ कब होता था? बिल्कुल सही। देखो, जो राजसूय यज्ञ होता था वो तो जब राजा अपने राज सिंहासन पर बैठता था, जब वो राजा बनता था उस समय कौन सा यज्ञ करता था? राजसूय, राज वाला यज्ञ। और जो अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो घोड़ा जिन इलाकों से गुजरता था वो यज्ञ कराने वाले राजा के अंडर आ जाते थे, नहीं तो उसे युद्ध करना पड़ता था। लवकुश वाला सीन था ना राम जी के टाइम पे। तो अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति। एक होता था वाजपेय यज्ञ, ये अपनी शौर्य प्रदर्शन, प्रजा की मनोरंजन करने के लिए नाच गाने होते थे। और अग्निष्टोम, अग्नि माने देवता, देवता को प्रसन्न करने वाले पशु बलि दी जाती थी, और उस दिन सोम रस का पान किया जाता था। ये बहुत ही बढ़िया वाला यज्ञ था, ठीक है। तो इन यज्ञों में ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 याद करने की जरूरत नहीं है। राजा बना उस समय, अश्व घोड़ा कई चारों तरफ फिरेगा, उसका इलाका हो जाएगा, अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ा रहा है। वाजपेय मतलब जैसे नेता नहीं होते, वाजपेयी जी जो नेताजी थे, तो प्रजा का मनोरंजन तो करते हैं नेता लोग आजकल। तो वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और अपनी मनोरंजन कर दिखाने के लिए, और अग्निष्टोम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम नदी का और आज का कुछ इसमें से बताए हैं, उन्हीं से थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दीजिए, उन्हीं से थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दीजिए। बिल्कुल सही। परुषणी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब और वैसे विपाशा, वैसे व्यास। विपाशा, व्यास एक रह गई इनमें देखी जाए तो वितत्सता, वितत्सता माने झेलम, वितत्सता झेलम, व्यास, विपाशा, अस्किनी, चेनाब, शतुद्री, सतलज, परुषणी, रावी। पुरुष रावी, रवि, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब
विपाशा व्यास। संस्कारों की कुल संख्या, संस्कार पता कौन से संस्कार? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण संस्कार, ये बच्चे के बचपन के जन्म से लेके और मरने तक के जीवन में 16 संस्कार आते हैं। तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। इनमें उपनयन, जब यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते थे ब्रह्मचार्य में, फिर वेद आरंभ होते थे, फिर शिक्षा पूरी होती थी, फिर 25 वर्ष पूरे होने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता था तो विवाह संस्कार होता था, फिर 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर चले जाते थे तो वानप्रस्थ, और 16 संस्कार मतलब अंत्येष्टि। तो पूरे व्यक्ति की जीवन में 16 संस्कार होते हैं। नामकरण, वामकरण ये सब एक से आ जाते हैं। अन्नप्राशन, अन्न वगैरह चटाते हैं, इसमें मुंडन करते हैं, कान छेदते हैं, विद्या आरंभ होता है। तो ये जितने संस्कार हैं, तो इनमें कहते हैं ना एक विवाह संस्कार, वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। सरकारी नौकरी लग जाती है तो फिर उसका और अच्छे से हो जाता है, ठीक है। उसकी कोशिश कर लो थोड़ी सी, कम से कम कुछ ना हो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वो ही है कि बढ़िया सा ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, कर लो तैयारी। 16 संस्कार होते हैं कुल। संस्कारों का मतलब होता है जीवन में या इंसान के जीवन में कुछ चरण आते हैं, जो ये धार्मिक किताबों में कुछ चरण लिखे गए हैं। उसके पैदा होना, उसका विद्या मतलब जो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है, वेदों का पाठ स्टार्ट करता था पुराने जमाने में, फिर एक जनेऊ पहनते थे, आजकल तो कोई पहनता ही नहीं है, बस नामकरण का संस्कार हो गया पंडितों को पैसे देने के लिए और दावत खिलाने के लिए लोगों को दावत। उसके बाद में विवाह संस्कार, फिर व्यक्ति संन्यास पे जाता था, वानप्रस्थ संस्कार, फिर मर जाता था तो अंत्येष्टि। तो ये कुछ संस्कार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मनुस्मृति। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था, राज्य कार्य, कानून, अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन कल भी आया था। मनुस्मृति किससे संबंधित है? हालांकि कानून का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी बता रखी हैं। कानून ही नहीं है पूरा, कभी आप कानून दे दो, थोड़ा सोच के देना। बेटा मनुस्मृति समाज की व्यवस्था बताती है, महिलाओं को क्या मिले, पुरुषों को क्या मिले, किसको कितना अधिकार है। उसमें कहीं थोड़े बहुत कानून की भी बात की गई है, कानून से संबंधित भी वो प्रथम यंत्र हो सकता है, लेकिन उसमें मुख्य समाज व्यवस्था बताई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसमें प्रमुख क्या बताई गई है? समाज की व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रमुख समाज की व्यवस्था बताई गई है, तो इसलिए उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट बताइए। गायत्री मंत्र की रचना तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने। तीसरा मंडल विश्वामित्र। जेंदावस्था, जिसे अवेस्ता नाम का जो शब्द है 105वें क्वेश्चन में, और ऋग्वेद में क्या समानता है? तो देखो ऋग्वेद हमारे आर्यों का है और अवेस्ता जो था ये फारस का था, पर्शियन का। आपने एक धर्म का नाम सुना होगा, पारसी धर्म, हमारे ऋग्वेद में। और ये जो जेंदावस्था पारसियों की धार्मिक किताब है, जैसे कि हमारा ऋग्वेद है इसी तरह उनकी एक धार्मिक किताब है अवेस्ता, जिसे जेंदावस्था भी कहते हैं। उसमें और हमारे इसमें बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, हमारे ऋग्वेद में और उन पारसियों जो पारसी धर्म वाले होते हैं उनकी जेंदावस्था में। तो जो पारसी धर्म है वो कहाँ से आया है?
वो आया है फारस, जिसका आज का नाम है ईरान, पर्शिया, ईरान कहते हैं। तो अवेस्ता कहाँ से आया है? ईरान से। और ऋग्वेद और अवेस्ता में बहुत सारी समानताएं हैं कई चीजों को लेकर। कई चीजों को लेकर बहुत सारी समानताएं हैं। तो वो कहां से आया है? ईरान से, फारस से। कोई पूछे कौन किसका धर्म है? वो पारसियों का, पर्शियंस का, जिन्हें पारसी बोलते हैं। जैसे रतन टाटा, पुराने जमाने में उसका हिंदी में नाम होता था फारस और इंग्लिश में होता था प्रिंस ऑफ पर्शिया, मतलब पर्शिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वेदिक आर्य, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऋग्वेदिक आर्य? CDS 2011 का क्वेश्चन है। उसके अलावा भी ये कई बार आ चुका है, अलग अलग जगह, कहीं कहीं अलग अलग नाम, अलग अलग भाषा में, लैंग्वेज में। ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। बेटा वो बुक में 100 बार बता चुका हूं, कितनी बार और बताऊं? तुम बताओ। तुमने तो क्या सोच रहा? इजराइल कहां से आ गया? शाबाश, वाह वाह। ठीक है, किसमें? वो लोहे के, ऋग्वेदिक की बात की जा रही है, वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ठीक है, बी वाला लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। बाकी तीनों हैं, A, C और D हैं, बी वाला नहीं है। आगे ऋग्वेद में नदियां, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी नदी? एक से ही पता चल जाएगा आपको उसका कौन सा संबंध बता रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया भाई? अरे वो मैंने हंसाने के लिए बोला था, वो मेरा ऐसा नहीं है कहीं सोच रहे हो कि शादी होगी तभी सरकारी नौकरी लगेगी। ये मैं तो हंसाने के लिए बोला था, वो थिंकिंग विंकिंग से नहीं है बच्चा। थिंकिंग आप नहीं समझोगे क्या है मेरी, उसे समझने के लिए थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा। अभी आप बहुत जल्दी सोच जाते हो, मैं हंसाने के लिए बोला था सिर्फ। बाकी मैं सोचता हूँ कि इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके हाथों में दम है, ईश्वर ने उसे पढ़ाई लिखाई की है, नहीं भी की है, अगर इंसान अच्छा है तो वो कहीं भी कमा खा लेगा। तो शादी वगैरह ये सब सरकारी नौकरियों से नहीं होनी चाहिए, इंसान देखना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो मैं हंसाने के लिए बोला बच्चों को, ज़्यादा तैयारी कर ले। कुभा और कृमु, कुभा और कृमु, कुभा और कृमु, ये कुभा से ही पता चल जाएगा। काबुल नदी से ही पता चल जाएगा कि वो आर्यों से संबंधित, आर्यों को पता था कि अफगानिस्तान से कोई ना कोई संबंध है। तो भरपेट गालियां दी, कोई बात नहीं। तो तुम लोग बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी नई वैदिक। इसलिए मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जो कराऊं वही पेपर में आएगा। मेरा मतलब ये है कि तुम इतनी तैयारी कर लो कि तुम्हें नहीं भी आता हो तो तुम एलिमिनेशन कर लो, कम से कम एलिमिनेशन लगा सको। एलिमिनेशन से तो कर ही सको कुछ। तो भैया पढ़ लो, थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ। ये हमेशा से कहता आ रहा हूँ। यूपी वालों तुम लोग परेशान मत होना, 2-4 कुछ और रह गया होगा यूपी जीके में, वो भी कर दूंगा, और हिस्ट्री भी कंप्लीट करा दूंगा जल्दी से जल्दी। लगी रहा हूँ तेज, और भी जितना भी बच रहा होगा। ठीक है, गुस्सा नहीं हुआ, मैं सही हूं यार, क्या करें अब। गुस्सा बताओ, देखो इंसान है, गुस्सा आपको नहीं आता, किसी को तुरंत कहने लगते हो गुस्सा। देखो एक बात सुनना, सुबह क्या हुआ, क्लास सही चल रही केमिस्ट्री की, पूरा मैं मन से पढ़ा। अब सोचो, अब भाई मेरे पास 1 घंटा है,
मुझे पता है मेरे अगली क्लास है, मैं ज़्यादा लंबी नहीं ले सकता 1 घंटे से ज़्यादा। मैंने तेज़ तेज़ पढ़ाया, तो मैं बोला थोड़ा पढ़ के आना, उसमें दिक्कत। स्लो पढ़ाता हूँ, उसमें दिक्कत। गुस्सा, अब गुस्सा आएगा भी भाई, इंसान है, इंसान को कुछ तो चाहिएगा ही बदले में, कुछ कम से कम लाइक्स, और उसको करने का तो करते नहीं है, बस मास्टर पढ़ाता रहे। बोले चलो ठीक है, क्वेश्चंस कराऊं तो क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो, कॉन्सेप्ट कराओ। कॉन्सेप्ट कराऊं तो नहीं क्वेश्चन कराओ। अब मैं सबको कैसे सेटिस्फाई करूं, बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है, इसलिए कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे ये शादी वगैरह का अगर अच्छे इंसान होते हैं तो उनको सपोर्ट मिली ना। अनु जी की आपने एग्जांपल दिया, वो एक स्टोरी लेकर आऊंगा मैं भी कि यूपीएससी, मतलब ये यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर अच्छे इंसान हो, सपोर्ट हो ना थोड़ी सी एक दूसरे की, तो निकाल ले जाते हैं अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शादी के बाद भी बहुत कुछ किया है, जरूरी नहीं है शादी से पहले ही। नींद नहीं आ रही मुझे, नहीं किया करता ना, कभी कभी आ जाती है। तो अब आप क्या करना ना, अभी वो हम आज हमें वो भी करना था हालांकि बुद्ध जी को, तो अब बुद्ध जी को नहीं करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करते, कहीं पता चले हमें बुद्ध जी के शरण में जाना पड़े, मतलब बाबा बचाओ, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नाराज नहीं हूं मैं, तो बहुत खुश हूं। सुनो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, वो वाला कर लेना बुद्ध जी तक, फिर बुद्ध जी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आती हैं ये चीज़ें एंशिएंट में, ये आएंगी, उसके बाद में गुप्ता वुप्ता की किताबें, आप लोग किताबें किसने कौन सी लिखी है ये सब भी इंपॉर्टेंट करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, ये हरियाणा के लिए भी है। होमवर्क दे रहा हूं ना। होमवर्क दे रहा हूं ना, फिर कल भी दिया था, आज भी उसी को दे देता हूं। मुझे भी शर्म आ जाती है, जब पता जब टारगेट पूरा नहीं हो पाता ना तो बड़ी शर्म सी आती है। मैं सोच के आता बुद्ध धर्म जी को निपटाऊंगा, बौद्ध धर्म को आज मैं निपटाने की सोच के आया था, अब नहीं निपटा तो बौद्ध और जैन पढ़ाना सोच के तो मैं आया था, इनको निपटाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। आज तो 2 ही घंटे की क्लास भी नहीं हुई बेटा। एक बच्चा कह रहा है आज लंबी ले ली, 4 घंटे की होती थी नॉर्मली, तो मैं 2 घंटे पे ले आया इसको। कुशीनगर भी कभी बुद्धा बाबा बुलाएंगे तब आएंगे जरूर। ठीक है, फिर चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए, और अच्छा अच्छा कीजिएगा अपने लिए, सब कुछ खुश रहिएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे ना लगे, मतलब मन करे तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नए नए लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे आप ही लोगों का आगे भला हो। ठीक है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बट वी विल निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। बड़ा है तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हम उसको गिरा देंगे, टेंशन मत लो तुम। अब ये मत पूछा करो मुझसे कि ये सब्जेक्ट कब तक हो जाएगा, ये तो मुझे खुद नहीं पता सब्जेक्ट कब तक हो जाएगा, मैं तुम्हें कैसे झूठ सच बता दूं। तो कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, फिर श्वेतांबर दिगंबर ये सब पढ़ के आना। चलो फिर ख्याल रखना अपना, ठीक है, ओके। ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद।